नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा दिनांक 15 और 16/10/2022 को जो आयोजित पेट का एग्जाम कराया गया था, तो उस पेट की एग्जाम में पॉलिटी से जो भी प्रश्न पूछे गए थे, उन संपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख भी पा रहे हैं, 15 और 16/10/2022 को दोनों पालियों में जो परीक्षाएं हुई थीं, उन सभी प्रश्नों की व्याख्या इस क्लास में करेंगे। और करने का मेरा जो मेन उद्देश्य इसलिए था, क्योंकि आप सभी को पता है कि जितने भी एग्जाम वर्तमान समय में हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, टेट का हो, सुपर टेट का हो, इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, हूबही उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जाता है अदर जो एग्जाम होता है उसमें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों की व्याख्या करने चल रहे हैं। तो आप सभी लोग अपना बहुमूल्य साझेदारी सुनिश्चित करके अपना मूल्यांकन स्वयं का करते चलेंगे। चलिए, जैसा कि साथियों यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि पेट के एग्जाम में जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना है। और विकल्प में दिया है आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल और महाराष्ट्र दिया है। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर जो है क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड किया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पे 4 विकल्प हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करें। चलिए, फिलहाल जो है इस प्रश्न की जो है एकदम व्याख्यात्मक तरीके से बताते हैं कि यदि जो है इस प्रश्न से जो है कितने प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा गया था कि भाषा के आधार पर जो है पहला राज्य कौन जो है गठित किया गया था। तो सबसे पहले जो है जो है अंग्रेजी काल से ही देखा जाए तो भाषा के आधार पर विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। और इसी को देखते हुए जो है सन 1912 में ही अंग्रेजों ने क्या किया, भाषाई आधार पर जो है असम, बिहार और उड़ीसा राज्य का पुनर्गठन कर दिया था। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ, तो इस मांग ने आंदोलन का रूप ले लिया कि प्रत्येक राज्यों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। फिर इसको देखते हुए सरकार ने क्या किया, इसके दर समिति का गठन किया। और इस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, बल्कि पुनर्गठन का जो आधार होना चाहिए वह जो है राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं प्रशासनिक सुविधा होना चाहिए। तो इसके दर समिति ने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग की गई थी, उसको इन्होंने ठुकरा दिया। फिर बाद में दोस्तों क्या किया गया कि दिसंबर जो है 1948 ईस्वी में एक समिति गठित की गई थी, उसका नाम है जेबीपी समिति। और इस समिति ने जो है अपनी सुझाव में
और इन्होंने अपने जो सुझाव दिया था तो अप्रैल 1949 में अपनी सुझाव में इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ठीक नहीं है, लेकिन भारत जो देश है एक जनतंत्र का देश है, अर्थात लोगों का देश है। इसलिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है। अर्थात इसी समिति की सिफारिश के आधार पर देखा जाए तो बाद में 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को स्वतंत्रता के बाद जो है आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन कर दिया था। अर्थात पहला जो प्रश्न था इसका जो राइट आंसर होगा पहला विकल्प हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको समझना है कि जो गोवा था तो गोवा का जो गठन किया गया था तो 30 मई जो है 1987 को गोवा का गठन किया गया। और गोवा जो राज्य था तो ये कौन से क्रम का राज्य था तो 25वां राज्य था। और इसी क्रम में देखा जाए तो जो महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का जो गठन किया गया था 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन किया गया। और महाराष्ट्र के साथ ही देखा जाए तो गुजरात का भी गठन किया गया था। और गुजरात जो राज्य था किस क्रम का राज्य था तो 15वां क्रम का जो है राज्य था। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को जो पहला प्रश्न पत्र के एग्जाम में पूछा गया था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो दूसरा है इसमें पूछा गया था कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। विकल्प में दिया है 21 ईयर्स, 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 18 ईयर्स। और यहाँ पे बाइलिंगुअल में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इज द मिनिमम एज फॉर होल्डिंग ऑफिस इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो है पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु है आपको बताना है। तो पहली चीज जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तो लोकसभा के सदस्य की जो योग्यताएं होती हैं तो इनका जो मेंशन है आर्टिकल 84 में किया गया है। और अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वह है 25 ईयर्स की होनी चाहिए। और यदि राज्यसभा का सदस्य बनना है तो मिनिमम जो आयु है वह 30 वर्ष की होनी चाहिए। अर्थात इस तरीके से आपने देखा कि जो यहाँ पे दूसरा प्रश्न था तो इसका राइट आंसर क्या है वह हो जाएगा विकल्प तीसरा। फिलहाल इन सभी प्रश्नों की एकदम व्याख्यात्मक तरीके से आप सभी लोग हल देखेंगे कि यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप जो है कर सकें। देखिए दोस्तों जो लोकसभा है तो लोकसभा का जो गठन किया गया है संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है तो आर्टिकल जो है 81 में किया गया है। और लोकसभा की देखा जाए कि जो सदस्य संख्या है वह अधिकतम जो है कितनी हो सकती है तो लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है वह हो सकती है 552 हो सकती है। और इन 552 में देखा जाए तो आर्टिकल जो है 331 के तहत राष्ट्रपति जो है
दो एंग्लो इंडियन का मनोनयन करता था, लेकिन बाद में सन 2019 में एंग्लो इंडियन के मनोनयन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और अब जो शेष 550 सदस्य लोकसभा में बच रहे हैं, तो इन 550 सदस्यों में देखा जाए तो जो है स्टेट से देखा जाए तो 530 सदस्य हो सकते हैं, और यूटी से देखा जाए, केंद्र शासित प्रदेशों से, यूनियन टेरिटरी से देखा जाए तो 20 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन इन 530 में देखा जाए तो वर्तमान में 524 ही है, और 20 में देखा जाए तो वर्तमान में जो है 19 सदस्य हैं। इस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वर्तमान में, तो कितनी है बोलो, 545 सदस्य संख्या है लोकसभा की वर्तमान में। इस तरीके से फिलहाल आप सभी ने देखा ही था कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है तीसरा विकल्प हो जाएगा। और इसी क्रम में अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो तीसरा है, इसमें पूछा जा रहा है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। और विकल्प में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना। ये चार विकल्प थे। यदि आप इंग्लिश मोड में देखना चाहते हैं तो यहाँ आप इंग्लिश मोड में भी देख सकते हैं। व्हिच एमंग दी फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट लीड टू द क्रिएशन ऑफ द सिंध प्रोविंस फ्रॉम बम्बई। तो इस तरीके से देखा जाए, यदि हम इस प्रश्न का जो है व्याख्यात्मक तरीके से हल देखते हैं तो आप पहले देखेंगे। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, तो जो राइट आंसर होगा, पहले आप जान लीजिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा। और इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या क्या बातें जो है कही गई थी, तो इसमें जो है पहली जो बात की गई थी कि इसके द्वारा देखा जाए तो सर्वप्रथम भारत में जो है संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। आप नोट कर लेंगे। और इसी क्रम में देखा जाए तो इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों में दैध शासन को समाप्त करके जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। आपको पता है कि राज्यों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो इसको जो है समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली जो लागू की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही लागू की गई थी। और अगला जो कार्य हुआ था, तो भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और इसी कड़ी में देखा जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए जो है दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को जो है इसमें शामिल किया गया था। और इसी कड़ी में देखा जाए तो 1937 ईस्वी में जो है इसी एक्ट के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा ही जो है बर्मा जो था, तो बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग किया गया था। और इसके तहत ही कुछ प्रांतों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई थी। और इसी एक्ट को ही
प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम कहा जाता है, क्योंकि अब प्रांतों का शासन भारतीय मंत्रियों के हाथ में सुनिश्चित कर दिया गया था और इसी एक्ट के द्वारा ही संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से एक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, विकल्प में दिया है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव है, यह मार्च 1942 में आया था और जो बेबल योजना है, तो ये जो है 14 जून 1945 में आया था। और अंततः आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, तो बिल्कुल जो विकल्प बी है, यही जो है आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। विकल्प में है उपराष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति है। और इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इन द यूनियन एक्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया हु एमंग फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। और विकल्प है द वाइस प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट है। अब हम देखते हैं व्याख्यात्मक तरीके से हल इस प्रश्न की। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि संघ की जो कार्यपालिका है, तो संघ की कार्यपालिका का जो मेंशन किया गया है, तो अनुच्छेद 52 से जो है 123 में किया गया है, संघीय कार्यपालिका का मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट का जो मेंशन है संविधान के आर्टिकल 63 में किया गया है। और जो राज्यों के लिए मुख्यमंत्री हैं, तो इनका जो मेंशन है आर्टिकल 164 में किया गया है। और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, तो इनका जो उल्लेख है आर्टिकल 75 में किया गया है। और जो प्रेसिडेंट हैं, तो इनका जो मेंशन है आर्टिकल 52 में किया गया है। इस तरीके से आपने देखा कि आर्टिकल 52 से 123 में तो यहाँ पर तीनों चीज़ों का मेंशन किया गया है, और जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इनका मेंशन नहीं किया गया है। अर्थात यही जो विकल्प है बी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 5 है, इसमें पूछा गया था कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। और विकल्प में दिया है गृह मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं, वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। बाइलिंगुअल में देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया है इन इंडिया द नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे विकल्प जैसा आपने देखा ही है। तो यहाँ पर हम यदि इस प्रश्न की एकदम व्याख्यात्मक तरीके से हल देखते हैं कि यदि जो है इस प्रश्न से किसी भी प्रकार के प्रश्न आगामी आपके एग्जाम में बने, तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से उसको कवर कर लें। देखिए दोस्तों, पहली चीज तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी, तो 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका जो स्थापना किया गया था, तो कैसे किया गया था, तो नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट 1993
3 के अंतर्गत जो है इस मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, कभी कभी पूछा जाता है कि ये कैसा निकाय होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है दोस्तों, यह बहुसदस्यीय निकाय होता है। अब देखा जाए तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्र। न्यायमूर्ति थे सर्वोच्च न्यायालय के रंगनाथ मूर्ति जो हैं, ये इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में देखा जाए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र हैं। देखा जाए तो अरुण कुमार मिश्र हैं। और यदि हम देखते हैं कि इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं, तो इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष या कहें कि 70 वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं। और इनकी जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इस तरीके से एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिलहाल आपको बताना था कि किस मंत्रालय के अधीन है, तो आपका आंसर क्या होगा? वित्त मंत्रालय। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो 6 है, इसमें आपको बताना था कि निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। विकल्प में दिया है सर्वोच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, संसद। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर को चयन करना था। और इंग्लिश में देखना चाहें तो who among the following has the right to set up a high court in any union territory? यहाँ पे विकल्प जैसा देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, नॉन ऑफ दीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। थोड़ा सा इस प्रश्न को जो है हम व्याख्यात्मक तरीके से देखते हैं कि जो है यदि इस प्रश्न से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं या बने तो आप कर लें अपने एग्जाम में। देखिए विद्यार्थियों, तो संविधान में जो है एक आर्टिकल है, आर्टिकल जो है 216 है। और अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय से गठन संबंधी जो अधिकारिता, जो पावर से दी गई है, वह संसद को ही दी गई है। संसद ही क्या कर सकती है? उच्च न्यायालय का गठन करती है। और उच्च न्यायालय में देखा जाए तो भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में जो है 25 जो है हाई कोर्ट जो है भारत में हैं। और इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो है आपने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? डी विकल्प हो गया है। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी अधिकारिता भी देखा जाए तो संसद को ही दी गई है। और किस आर्टिकल के तहत दी गई है? तो आर्टिकल जो है 124 के तहत दी गई है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। विकल्प भी और इंग्लिश में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर विकल्प है 4। आर्टिकल 120 दिया है, और आर्टिकल 124 दिया है, 122, 118 दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो सबसे पहली चीज, तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है आर्टिकल 120 दिया है। तो आर्टिकल 120 में कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख जो है आर्टिकल 20 में किया गया है। अर्थात संसद का कोई भी सदस्य सदन में जो है
अंग्रेजी या हिंदी में जो है बोल सकता है, और यदि वह अपनी मातृभाषा में जो है सदन में बोलना चाहता है तो पीठासीन अधिकारी की सहायता से अपनी जो है मातृभाषा में भी बोल सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जो अधिकारिता का निर्धारण किया गया है तो वह जो है आर्टिकल 124 में किया गया है, और कौन करती है? संसद ही करती है। अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह बी विकल्प हो जाएगा। और आर्टिकल जो 122 है तो 122 में कहा गया है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने के बारे में बताया गया है। तो क्योंकि न्यायालय जो है संसद की कार्यवाहियों की जांच इसलिए नहीं करता है क्योंकि उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। और आर्टिकल जो 118 है इसमें क्या है कि संसद की प्रक्रिया नियम के बारे में बताया गया है। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डॉट 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 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। और विकल्प जैसा देख पा रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को, और इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति, संसद सदस्य, ये विकल्प हैं। और इंग्लिश में देखना चाहें तो डॉट 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 हैव द पावर टू इम्प्लीमेंट द फंडामेंटल राइट्स। तो यदि इस प्रश्न की हम देखें तो जो आंसर होगा वह पहला विकल्प हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है मौलिक अधिकार को लागू करने की पावर दी गई है, क्योंकि यदि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वह व्यक्ति आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो है हाई कोर्ट जा सकता है। और जब व्यक्ति न्यायालय में जाएगा तो जो न्यायालय है क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट दायर करती है, और जो हाई कोर्ट है वह 6 प्रकार की रिट दायर करती है, जिसमें से आपने नाम सुना होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा का लेख, उत्प्रेषण, ये 5 प्रकार की रिटें दायर की जाती हैं। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि यहाँ पर राइट आंसर पहला विकल्प हो गया है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? विकल्प है, पहला विकल्प है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा विकल्प है रानी की घोषणा, तीसरा विकल्प है मिंटो मार्ले सुधार, और चौथा विकल्प है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो यदि हम इस प्रश्न की व्याख्या करें तो यहाँ पे जो पहला विकल्प है, पहला विकल्प ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बर्मा है, बर्मा को भारत से अलग जो किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही किया गया था। और मिंटो मार्ले जो सुधार है तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता था। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हाँ, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, प्रश्न है क्या कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। और विकल्प में जैसा कि देख पा रहे हैं, विकल्पों में 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प दिया है श्री मोंटेंग सिंह अहलूवालिया, श्री आर.पी. सिन्हा, श्री श्यामल घोष, श्री विनय कोहली। और बाइलिंगुअल में देखना चाहें तो वाज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, एंड जो है विकल्प आप लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज
तो एकदम व्याख्यात्मक तरीके से आप लोग देखें कि योजना आयोग होती क्या है, क्योंकि यहाँ से जो है बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहली चीज तो दोस्तों, जो योजना आयोग है, तो हम देखते हैं कि योजना आयोग का जो गठन किया गया था, कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। और योजना आयोग जो था, ये कैसे कैसे निकाय थी, तो संविधानेतर जो है ये एक संस्था थी, अर्थात अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है ये बॉडी थी। और योजना आयोग तो था, लेकिन बाद में क्या किया गया, इसी योजना आयोग का नाम जो है परिवर्तित करके इसे कर दिया गया नीति आयोग कर दिया गया। और जो नीति आयोग नाम परिवर्तित करके किया गया था, तो नीति आयोग कब कर दिया गया था, तो 1 जनवरी 2015 को इसका नाम परिवर्तित किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा ये नाम परिवर्तित किया गया था। अब ये जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन होता है, कौन होता है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री ही होता है। और नीति आयोग में कितने और सदस्य होते हैं, तो नीति आयोग में देखा जाए तो जो सदस्य होते हैं, इसमें 3 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। और 2 जो अंशकालिक सदस्य हैं, इसमें से देखा जाए तो अनुसंधान केंद्रों और विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर होते हैं, उनको ही शामिल किया जाता है। और इनके सदस्यों में जो है 4 पदेन कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और यदि हम बात करते हैं कि जो योजना आयोग है, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं वो थे गुलजारी लाल नंदा थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है बात। और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आपने जो प्रश्न देखा था, तो इसका जो राइट आंसर होगा श्री मोन्टेग सिंह आहलूवालिया, अर्थात जो पहला विकल्प है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। विकल्प है आर्टिकल 30, आर्टिकल 27, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 है। और जैसा कि इंग्लिश में भी टर्म में आप देख सकते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न की यदि हम व्याख्यात्मक तरीके से हल देखते हैं, तो पहली चीज तो देखते हैं कि आर्टिकल, इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो आपका जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 29 हो जाएगा। और आर्टिकल 29 में क्या बताया गया है कि प्रत्येक माइनॉरिटीज को यह राइट है कि वह जो है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का उन्हें अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यक को यह अधिकार है कि वह जो है अपनी मनपसंद के शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। और ऐसी शैक्षणिक संस्था में जो है इस वर्ग के लोग जो है अपने वर्ग के लोगों के लिए 50% सीटें जो है आरक्षित कर सकते हैं। और आर्टिकल जो 27 है, इसमें बताया गया है कि करों के संदाय से छूट के विषय में बताया गया है, अर्थात किसी भी धर्म से संबंधित धर्मावलंबियों को उनको धार्मिक कर देने हेतु बाध्य
नहीं किया जा सकता है। और आर्टिकल जो 26 है इसमें धर्म के प्रबंध की स्वतंत्रता के विषय में बताया गया है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आर्टिकल 29 हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न में ऐसा लग रहा है कि आर्टिकल 30 और 29 के बीच लोगों में विवाद बना होगा, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 29 ही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में जो है यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, तो यहाँ पर पूछा क्या गया था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया। विकल्प में दिया है मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना। दूसरा विकल्प है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और तीसरा विकल्प है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और अंतिम जो विकल्प है आय स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकता। बाइलिंगुअल में देखना चाहे इंग्लिश में तो दिया है थ्रो द अमेंडमेंट 42 which of the new DPSP directive principle of state policy was added to the constitution। 42वें संविधान संशोधन के तहत किस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है डीपीएसपी में ऐड किया गया था। तो पहले थोड़ा सा हम व्याख्यात्मक तरीके से आपको बताते हैं। तो देखिए मित्रों, जो डीपीएसपी है तो डीपीएसपी का जो मेंशन किया गया है संविधान के जो है भाग 4 में, और जो है आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। और जो डीपीएसपी होते हैं इनको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को लिया गया है। अब देखिए दोस्तों कि 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या बताते हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कौन कौन से डीपीएसपी को मेंशन किया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक चार्ट बनाते हैं, इसमें आप लोग नोट करेंगे। पहली चीज तो आर्टिकल जो 39 का है इनको 42वें संविधान संशोधन के तहत मेंशन किया गया था। और इसके बाद आर्टिकल जो 39 अंगा है इनको मेंशन किया गया था। और इसके बाद आर्टिकल 43 का को मेंशन किया गया था। और इसके बाद जो है आर्टिकल 48 का को मेंशन किया गया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे कि आर्टिकल जो 39 का है इसमें क्या है। तो आर्टिकल 39 का में कहा गया है कि श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के विषय में बताया गया है। और 39 अंगा में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी गरिमामयी वातावरण सुनिश्चित करेगा जिससे बालकों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। और आर्टिकल जो 43 का है अ, इसमें क्या बताया गया है कि कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के विषय में बताया गया है। और आर्टिकल जो 48 का है इसमें कहा गया है कि राज्य जो है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करेगा। तो इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि जो है आपका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले हम विकल्पों में देखते हैं। तो पहला जो विकल्प दिया गया था दोस्तों, मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंधित करना, तो इनका जो मेंशन है तो किस आर्टिकल में किया गया है। तो इनका मेंशन जो है आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 में किया गया था। और समान न्याय और निःशुल्क सहायता, तो इनका जो मेंशन किया गया अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 39 का में किया गया था। और यही यही जो विकल्प है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और एक विकल्प है राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो इनका जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 51
में किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और अगला क्या है, आय, स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करने के लिए राज्य की आवश्यकता। तो इसका मेंशन जो है आर्टिकल 42 में किया गया है। इस तरीके से आपने इसका जो है एकदम व्याख्यात्मक तरीके से आप सभी ने हल देखा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, बताना है आपको। विकल्प पहला है ये सभी, दूसरा विकल्प है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, तीसरा विकल्प है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, और अंतिम विकल्प है भारत की प्रभुता, अखंडता, एकता की रक्षा करना। और बाइलिंगुअल यानी अर्थात इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं विच एमंग द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला विकल्प है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट विकल्प है public property, develop scientific temper and humanism and project the sovereignty, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ये विकल्प हैं। अब हम थोड़ा सा इसकी व्याख्यात्मक तरीके से हल देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसा कि, चलिए, यदि जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के विषय में देखा जाए तो पहली चीज़ तो दोस्तों इनका जो मेंशन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 4 का में इनका मेंशन किया गया है। और किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल जो है 51 का में इनका जो है उल्लेख किया गया था। देखिए जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था, बल्कि बाद में जो है 42वीं संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और किस समिति की सिफारिश पर, तो एक समिति थी उसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था दोस्तों तो उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, और वर्तमान में देखा जाए तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। अब बात उठती है कि मौलिक कर्तव्य को लिया कहाँ से गया है, तो मौलिक कर्तव्य को जो है दोस्तों रूस के संविधान से, या इसी को कहा जाता है यूएसएसआर के संविधान से, या इसी को कहा जाता है पूर्व सोवियत संघ के संविधान से जो है इनको लिया गया है। और इस तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। जो सभी विकल्प दिए हैं ये सभी क्या हैं, मौलिक कर्तव्य हैं। एक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आर्टिकल 245 के अनुसार कार्य है संसद का क्या। विकल्प दिया है सरकार की आलोचना करना, शासन करना, और अगला विकल्प क्या है, कानून बनाना, कर एकत्र करना। और इंग्लिश में देखना चाहे एज पर आर्टिकल 245 इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। एंड विकल्प दिया है क्रिटनिंग एंड गवर्नमेंट, गवर्निंग, लॉ मेकिंग, कलेक्टिंग टैक्स। तो देखा जाए आर्टिकल 245 के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, लॉ मेकिंग, अर्थात संसद जो है कानून बनाने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे क्वेश्चन है सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। विकल्प है चुनाव सुधार, केंद्र राज्य संबंध, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखते हैं इस प्रश्न का व्याख्यात्मक तरीके से हल देखते हैं, ताकि इस प्रश्न से जो विकल्प दिए गए हैं या जो प्रश्न दिया गया है, यदि इस प्रश्न से संबंधित किसी भी प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप सभी जो है एकदम बेहतरीन तरीके से उसका आंसर कर सकें। देखिए, सरकारिया जो आयोग है साथियों, तो सरकारिया आयोग का जो गठन किया गया था 1983 में इसका गठन किया गया था। और सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट को कब पेश किया था, तो 1988 में सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट को जो है पेश किया था। और इसमें देखा जाए तो कुल कितने सदस्य थे, तो ये जो है 3 सदस्य जो है इस सरकारिया आयोग में थे। अब देखते हैं इसमें जो है इसके पहले, अर्थात जो सरकारिया आयोग की जो चेयरमैन थे, वो सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो रणजीत सिंह सरकारिया, ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश थे, जिनका नाम है रणजीत सिंह सरकारिया जो थे, इस सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। और इनके सदस्यों में देखा जाए तो और कौन थे, तो उनका नाम है बी शिवरमन। और अगले जो हैं उनका नाम था एमआर सेन। इस तरीके से आपने देखा फिलहाल कि आपका जो राइट आंसर होगा विकल्प जो बी है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम बढ़ते, हाँ, जैसा कि आप सभी विकल्प यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला विकल्प क्या है, दमन और दीव दिया है। दूसरा विकल्प जो है लद्दाख दिया है। तीसरा विकल्प अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया है। और अंतिम विकल्प लक्षद्वीप दिया है। क्वेश्चन क्या था, विच एमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, इसको आपको जो है बताना था। चलिए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा फिलहाल विकल्प जो डी है, लक्षद्वीप जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है यूटी है। यहाँ पर जो है विकल्पों का भी हम जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मूल्यांकन क्या करना है फिलहाल आप सभी को पता ही होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, तो निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की पावर्स है। और विकल्प है राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि लोकसभा सत्र को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वह लोकसभा अध्यक्ष को होता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, लोकसभा की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा और राज्यसभा की स्थिति में राज्यसभा अध्यक्ष हो जाएगा। और संसद की जो कार्यवाहियां होती हैं, तो संसद की कार्यवाहियों को स्थगित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। फिलहाल राइट आंसर जो है विकल्प डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बताना है आप सभी को, लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। और विकल्प में दिया है कवरत्ती, आइजॉल, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर। और जैसा कि इंग्लिश टर्म में आप देख सकते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। चलिए, लक्षद्वीप की राजधानी बताना है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या होगी। चलिए, लक्षद्वीप की जो राजधानी है दोस्तों क्या हो जाएगी, तो कवरत्ती जो है यही लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगी। विकल्प जो पहला है ये राइट आंसर होगा। और यहाँ पर एक विकल्प दिया है आइजॉल, तो आइजॉल जो है ये मिजोरम की राजधानी है। और मिजोरम जो है एक यूटी नहीं है बल्कि स्टेट है। और जो सिलवासा दिया है तो दादर नगर हवेली और
जो दामन द्वीप हैं तो इनकी जो राजधानी है वह क्या है, सिलवासा है। और जो पोर्ट ब्लेयर दिया है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वह है पोर्ट ब्लेयर। और एक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जैसा स्क्रीन में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग जो है ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? विकल्प है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, संघीय बैंक की स्थापना, शक्ति का विभाजन। ये विकल्प हैं। तो इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। जैसा कि इंग्लिश टर्म में आप देख सकते हैं, which was the example of the ultimate authority of British government in the provisions of the Government of India Act 1935। तो यहाँ पे आप विकल्प भी देख सकते हैं। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, तो पहला जो विकल्प है, पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां जो है, बिल्कुल ए जो है पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? विकल्प है तेलंगाना, झारखंड, और दो विकल्प होंगे उत्तराखंड, सिक्किम। और इंग्लिश टर्म में आप देख सकते हैं, which among the following is the 29th स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएटेड इन 2014। चलिए इसकी हम व्याख्यात्मक तरीके से हल देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी विकल्प में देख भी पा रहे होंगे, तेलंगाना। तो पहले आप जान लीजिए दोस्तों कि तेलंगाना ही जो है आपका राइट आंसर होगा। और तेलंगाना जो है, तेलंगाना का जो गठन किया गया था तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन किया गया था। और तेलंगाना जो है कौन सी क्रम का राज्य था? तो 29वां जो है क्रम का ये तेलंगाना राज्य था। चलिए, और जो झारखंड है दोस्तों, तो झारखंड का जो गठन किया गया था तो 15 नवंबर जो है सन 2000 को झारखंड का गठन किया गया था। और झारखंड किस क्रम का राज्य था? तो 28वां 28 जो है क्रम का जो है झारखंड राज्य था। और हम बढ़ते हैं जो है नेक्स्ट विकल्प की तरफ। तो अगला विकल्प में दिया है उत्तराखंड दिया है। तो उत्तराखंड जो है डियर स्टूडेंट, तो उत्तराखंड का जो गठन किया गया था तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन किया गया था। और उत्तराखंड किस क्रम का राज्य था? तो 27वां क्रम का जो है उत्तराखंड राज्य था। और यहाँ पर सिक्किम दिया है। तो सिक्किम को देखा जाए दोस्तों तो 36, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार पहले दे देते हैं आपको, ये महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से कवर करना है। तो जो सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम को जो है 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 के तहत जो है इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये जो सिक्किम है, और सिक्किम का गठन जो किया गया था, कब किया गया था? तो 26 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हुई, 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम का गठन किया गया था। और आपको स्मरण रखना है कि जो सिक्किम है, ये सिक्किम जो है किस क्रम का जो राज्य है? तो क्या हो जाएगा आपका 22वां क्रम का जो है सिक्किम राज्य है। यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटि हुई थी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया था, 36वां कह दिया था ना, 36वां के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था, यहाँ पे 35वां होगा, सॉरी 35वां होगा। और इसकी मतलब जो 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये 1975 में हुआ था, और इसके तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। और जो 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये 1974 में ही हुआ था।
और एक उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा और गुजरात दिया है। तो सबसे पहली चीज तो आप सभी को जानना है कि वर्तमान में भारत के किन किन राज्यों में जो है विधान परिषद है। तो वर्तमान में किन किन राज्यों में है, आप लोग नोट कर लेंगे। तो वर्तमान में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में जो है विधान परिषद लागू है। और आंध्र प्रदेश के बाद देखा जाए तो तेलंगाना में भी विधान परिषद वर्तमान में है। और इसके बाद देखा जाए तो यूपी में भी विधान परिषद है। और इसके बाद देखा जाए तो बिहार में भी विधान परिषद लागू है। और मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद लागू है। और जो है कर्नाटक में भी विधान परिषद लागू है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि वर्तमान में जो है 6 राज्यों में विधान परिषद लागू है। लेकिन पहले, अभी हाल ही में देखा जाए तो पहले जो है दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में भी विधान परिषद लागू थी। लेकिन जम्मू कश्मीर को देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा जम्मू कश्मीर में विधान परिषद जो थी इसको समाप्त कर दिया गया। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि आपका जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पूछा गया है कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। विकल्प दिया है 1 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर, 4 स्तर। इंग्लिश टर्म में सुनना चाहे देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन दी पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया। विकल्प है 1 टायर, 2 टायर्स, 3 टायर्स एंड 4 टायर्स। ये पिलर्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। तो देखिए जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि इनका मेंशन जो है भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 9 में किया गया है। और पंचायती राज का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। तो पंचायती राज का उल्लेख जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में है। और 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं। तो 29 विषय हैं। अब देखिए पंचायती राज को लेकर के देखा जाए तो कुछ सुधार संबंधी कार्य हुए थे। इसमें देखा जाए विकल्प में एक दिया है 3 स्तरीय दिया है। तो एक समिति थी बलवंत राय मेहता समिति थी। और इसका गठन जो है 1957 में किया गया था। और इन्होंने अपनी सिफारिश में कहा कि 3 स्तरीय समिति की इन्होंने अपनी सिफारिश में बात कही थी। त्रिस्तरीय में देखा जाए तो इन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होंगे। और क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत होंगे। और इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन की बात जो है इस समिति ने की थी। और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 3 स्तर जो है पंचायतों में लागू किया गया है। और यदि आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। और इसके बाद देखा जाए तो
कर्नाटक में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और यहाँ पर एक विकल्प देख पा रहे हैं, दो स्तर देख पा रहे होंगे। तो द्विस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात जो है अशोक मेहता समिति ने किया था। और अशोक मेहता समिति ने अपनी सिफारिश में द्विस्तरीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कही। अर्थात इन्होंने जो है ग्राम पंचायत जो थी और जो क्षेत्र पंचायत थी, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के स्थान पर इन्होंने मंडल पंचायत के गठन की बात कही और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन की बात कही। तो इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का राइट जो आंसर है दूसरा विकल्प हो गया। चलिए इसी क्रम में चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसमें आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। विकल्प में है लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये चार विकल्प हैं। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। विकल्प है रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, टू टायर गवर्नमेंट, सिंगल सिटीजनशिप, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ये चार विकल्प हैं। अब हम थोड़ा सा व्याख्यात्मक तरीके से हल देखते हैं इस प्रश्न का। देखिए दोस्तों, लिखित और विस्तृत संविधान की यदि बात करें तो भारत का जो संविधान है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है, तो भारत का जो संविधान है लिखित संविधान भी है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान अर्थात विस्तृत संविधान है। इसका कारण ये है कि संविधान में आर्टिकल जो है सबसे अधिक है और सबसे अधिक जो है पार्ट भी है और सबसे अधिक जो है अनुसूची भी है। इसीलिए भारत का संविधान जो है लिखित और विस्तृत संविधान है। अर्थात पहला विकल्प तो आपका राइट आंसर होगा नहीं। अब देखते हैं अगला विकल्प क्या दिया है, तो द्विस्तरीय सरकार दिया है। तो भारत में देखा जाए तो दोस्तों द्विस्तरीय सरकार नहीं है, बल्कि भारत में सरकार का जो स्तर है वह जो है एक ही प्रकार का है। तो अर्थात यहाँ पर देखें तो यही यही जो विकल्प है आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल और विकल्पों का भी मूल्यांकन करते हैं। एकल नागरिकता दिया है, तो बिल्कुल आपको पता है कि नागरिकता का जो मेंशन किया गया है संविधान में, तो भाग जो है 2 में किया गया है और अनुच्छेद जो है 5 से 11 में किया गया है। और बताया भी गया है कि भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये जो एकल नागरिकता है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूके अर्थात ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विकल्प में दिया गया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया है। तो आप सभी को पता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष के ऊपर है उन सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से आपने देखा कि राइट आंसर बी विकल्प हो गया। अब हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। विकल्प में दिया है विधानमंडल, न्यायपालिका, जनता, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इन आ पार्लियामेंट्री सिस्टम टू होम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल। विकल्प में है द लेजिस्लेचर, द पीपल, द जुडिशियरी, नॉन ऑफ दीज।
तो आपका जो राइट आंसर होगा, संसदीय कार्यपालिका में यदि देखा जाए तो जो जो उत्तरदायित्व होगा वह क्या होगा दोस्तों, तो जनता के प्रति जो है कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जनता ही अपने प्रतिनिधियों अर्थात एमपी और एमएलए को चुनती है। यदि एमपी और एमएलए जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता जो है इनको इनके पद से हटा सकती है। इस तरीके से देखा आपने कि राइट आंसर बी हो जाएगा। हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस नेक्स्ट में क्या क्वेश्चन किया गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में कौन सा अधिकार सम्मिलित है? विकल्प हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इंग्लिश में देखना चाहें तो देख सकते हैं। आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड which राइट्स। पहला विकल्प है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। अब हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। तो पहला जो विकल्प दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, तो आर्टिकल जो 32 है, तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का मेंशन किया गया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आर्टिकल 32 को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जितने भी मौलिक अधिकार थे उन सभी मौलिक अधिकारों में ये महत्वपूर्ण जो है राइट था, इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। अब देखते हैं अगला विकल्प क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इनका जो मेंशन किया गया है आर्टिकल जो है 19 में किया गया है, अर्थात जो है यही विकल्प जो है आपका राइट आंसर होगा। अगला विकल्प देखते हैं। तो शोषण के जो विरुद्ध अधिकार हैं इनका मेंशन जो है आर्टिकल 23 से 24 में किया गया है और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल जो है 25 से 28 में किया गया है। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि विकल्प जो बी है वही जो है आपका राइट आंसर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा आप सभी स्क्रीन में देख भी पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? विकल्प में दिया है यूएसए, आयरलैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान सा प्रश्न आया हुआ था और अधिकांश विद्यार्थी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर बता भी सकते हैं। तो बिल्कुल जो विकल्प जो बी है वही जो है आपका राइट आंसर होगा, आयरलैंड हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं यूएसए से अर्थात अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो है यूएसए से लिया गया है। और फ्रांस से देखा जाए तो गणतंत्र लिया गया है और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, बंधुता एवं उनके आदर्शवादी शब्दों को लिया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की सही आयु है? विकल्प में दिया है 65 ईयर्स, 60 ईयर्स, 58 ईयर्स, 62 ईयर्स दिया है। इंग्लिश टर्म में भी देख सकते हैं, विच एमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट एज रिटायरमेंट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं
इनकी जो सेवानिवृत्त की आयु है, तो इसके विषय में सही आंसर का चयन करना था। तो क्या होगा दोस्तों, 65 ईयर्स हो जाएगा। ए जो है विकल्प यही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि आप सब देख भी पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? पहला विकल्प है आर्टिकल 110, इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, ये चार विकल्प हैं। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, द नेम ऑफ द आर्टिकल विच डिफाइंस मनी बिल। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। और यदि ये क्लास आपको यूजफुल लगती हैं तो आप जो है इस लिंक को एक दूसरे के पास शेयर भी कर सकते हैं। चाहे तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे सब्सक्राइब ना करें, लेकिन एक दूसरे के पास शेयर करेंगे। यदि उनको ये क्लास यूजफुल लगेगी तो दोस्तों एक उम्मीद करेंगे कि वो बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप सभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 112 है, तो आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है दोस्तों। तो वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा लिखने में बोर्ड में समस्या आती है। वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में आर्टिकल 112 में बताया गया था। और जो आर्टिकल 111 है, इसमें क्या है, विधेयक, जो विधेयक होते हैं, तो इन विधेयकों पर जो है राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में बताया गया है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा आप सब देख भी पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 किसके बारे में है? विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, संघ की राज्यभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन, संसद का संविधान। ये चार विकल्प मिले। और इंग्लिश टर्म में भी आप देख सकते हैं, आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। और यहाँ पर विकल्प जैसा आप सब देख भी पा रहे होंगे। तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, संघ की राजभाषा के विषय में बताया गया है। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? इसमें दिया है भाग 4 का, भाग 4 डैश का, भाग 3 और भाग 4। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि मैंने जो है पेट के पेपर का जब मूल्यांकन किया, तो मूल्यांकन करने के बाद अधिकांश बच्चों का जो है मेरे पास फ़ोन आया। और अधिकांश बच्चों में मैंने देखा कि बिल्कुल ये प्रश्न जो है सभी बच्चों को आ रहा था, लेकिन आने के बावजूद जो है अच्छी तरीके से विकल्पों का एनालाइज ना करने की वजह से जो है इस क्वेश्चन में अधिकांश बच्चों ने आंसर गलत कर दिया। तो आपका सही और राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जो पहला विकल्प है भाग 4 का ही आपका राइट आंसर होता दोस्तों। और अधिकांश बच्चों ने जो है यहाँ पर भाग 4 डैश का कर दिया। देखिए एग्जामिनर ने कैसे इस क्वेश्चन को घुमाया हुआ था ना। थोड़ा सा बारीकियां भी आप समझा करें। यदि आपको प्रश्न आ रहा है तो प्रश्न को एक बार दो बार अच्छे से पढ़ें, पढ़ने के पश्चात विकल्पों को एक बार दो बार पढ़ें, तब आप लोग आंसर को क्लिक करें दोस्तों। चलिए अब देखिए विकल्प में भाग 3 दिया है। तो भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, अर्थात मौलिक अधिकार है। और भाग जो 4 है, भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी का मेंशन किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? और विकल्प में क्या दिया है, मौलिक अधिकार दिया है। और देखते हैं अगला विकल्प में क्या है, समाजवाद है, गांधीवादी सिद्धांत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और यहाँ पर देख भी सकते हैं, आर द आइडियल दैट अ स्टेट मस्ट कीप इन माइंड व्हिल फ्रेमिंग अ पॉलिसीज। अब आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट। तो इस प्रश्न में देखा जाए तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, ये राज्यों के लिए ही होते हैं। और जो राज्य होता है अपनी नीतियों का निर्धारण करते समय इन तत्वों को जो है ध्यान में रखकर ही करती है। अर्थात जो राइट आंसर होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात जो विकल्प डी है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो शायद जो है आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न होगा क्या? नहीं, नहीं, अभी और प्रश्न भी हैं। चलिए, देखिए, यहाँ पर जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख भी पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई? हाउ मैनी जज वर अपॉइंटेड अलोंग विद द चीफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? पहला ऑप्शन से है 7, नेक्स्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, 6 एंड 5 दिया है। तो आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। फिलहाल ये बहुत ही विवादित प्रश्न था, अधिकांश बच्चों ने इस प्रश्न को गलत ही किया था। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए, अब हम इसी कड़ी में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे। चलिए, यहाँ पर आपको बताना है कि जो है निम्नलिखित में से प्रदेश की राजधानी नहीं है। विकल्प में दिया है दमन एक केंद्र शासित प्रदेश, आइजोल, पुडुचेरी, कवरत्ती दिया है। और इंग्लिश टर्म में भी आप देख सकते हैं एमंग दी फॉलोइंग कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी इज नॉट आ। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आइजोल हो जाएगा। आइजोल जो है एक यूटी नहीं है, बल्कि जो मिजोरम है एक राज्य है, और इसी मिजोरम राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? आइजोल है। और इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर ये आपका आंसर है, और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक जो है आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? बताना है। विकल्प में दिया है के एस हेगड़े, गणेश मावलंकर, एम ए आयंगर, हुकुम सिंह। और इंग्लिश टर्म में आप देख सकते हैं हु एमंग दी फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों, वो कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे, अर्थात जो विकल्प बी है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही डियर स्टूडेंट। फिलहाल एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें जो है वहाँ तक जो है मैंने बताया समझ में आई होंगी, और इसी तरीके से आप सभी अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। और यदि आप सभी को वनडे एग्ज़ाम के लिए संविधान का बेस्ट नोट्स प्राप्त करना है, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। और जो है इसको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। फिलहाल लिखने का जो कार्य किया है हमारे एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी थे, विपिन यादव जी थे, उनकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से राइटिंग बनती है। तो उन्होंने जो है इस नोट्स को जो है एकदम क्रमबद्ध तरीके से सजाया हुआ था। तो आज की क्लास जो है दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है, और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि यूपी पेट में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सभी आपने अच्छे से कवर किया। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।